अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद। आपका होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अलवी हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी लेके आए हैं, एक लॉयर का ऐसा फेस लेके आए हैं जो कि लॉयर्स की पहचान है और पॉलिटिकल भी उनका बैकग्राउंड है। हम आपसे तारफ करवाएंगे। अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। सर ये बताइएगा कि पॉलिटिकली तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम आपसे सबसे पहले ये पूछने चाहेंगे कि जो सुहेल आफरीदी का इंतखाब हुआ, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अमीन अली गंडापुर से उनसे तवक्कुआत पूरी नहीं उतरी थी, या क्या वजह बनी सुहेल आफरीदी साहब के लाने की? देखिए, इसमें मेरा तो इमरान खान साहब से कोई बात नहीं हो सकेगी। मुझे तो इमरान खान से मिलने ही नहीं देते ना। पिछले लास्ट सितंबर में लास्ट मेरी मुलाकात हुई है उनसे। उसके बाद 6-7 दफ़ा मैं गया हूँ और बल्कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था, उसके बावजूद उन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। जो वजाहत लग रहा था कि ये जो अपना गंडापुर साहब हैं वो इमरान खान के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे थे, बल्कि पार्टी के अंदर भी इस पर काफ़ी बातचीत चल रही थी कि सफिशेंटली एग्रेसिव उनका स्टैंस नहीं है। तो मेरे नज़दीक यही वजह बनी होगी। अगरचे कि वो काफी एग्रेसिव मूड में बाजार रहे हैं, उन्हें तकरीरें बड़ी की हैं, तो मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी सेटिस्फाई नहीं कर सके। ये तो चले एहतजाजी तरीक के हवाले से तो चले एक एंगल हो सकता है। क्या इतने अरसा में उन्होंने केपी गवर्नमेंट को या केपी के अंदर डेवलपमेंट को मैनेज नहीं कर सके? कुछ तो किया है, लेकिन असल में हालात बड़े अनफेवरेबल हैं। ना फेडरल गवर्नमेंट उनसे कोई तावन करती है हमारी हुकूमत से। देखिए, जहाँ ये हाल हो जाए, बेचारे गंडापुर को भी नहीं मिलने देते थे इमरान खान को, और अब जो नए हमारा वज़ीर आला बना है ना, उसको मुलाकात की इजाज़त देते हैं। तो किसी हर तरह से इस मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि इनकी हुकूमत को बन तो गई है केपी में, उनको नाकाम किया जाए, और उनसे कोई तावन नहीं है, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिल रही। सही। अच्छा, तावन चाहे हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ना हो या तवक्कुआत के मुताबिक ना हो, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की कल की जो बयान है उसको अगर मुलाहिदा किया, उसको देखा जाए, परखा जाए, तो उन्होंने कहा जी बाई इलेक्शन में अगर कोई भी ऐसा कुछ करेगा तो उसकी सुबह जो है वो सांस तक नहीं ले पाएगा, हम उनको देख लेंगे। बोले इस तरह के बयानात भी तो मसाइल फिर बनाते हैं। इस तरह के बयानात की क्या जरूरत पड़ी? एक आप सीएम है, आप एक सूबे के, तो ये सूट तो नहीं करता। हाँ, देखिए ये भी है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारी अखबारें भी बड़ा ट्विस्ट करके उनको देती हैं, क्योंकि एक पूरा कोशिश हो रही है कि उसको नाकाम किया जाए, कहा जाए ना तजर्बाकार है, ये बातें जो करता है वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की नहीं है। ये सारी बातें हैं। मुमकिन है कि उनसे भी किसी वक्त गलती होती हो, भी पूरी तरह सोचे बगैर अगर बाज़ औक़ात आप बात करते हैं तो उसके नताइज होते हैं। लेकिन किसी हद तक उनका ये भी व्यू पॉइंट है कि जी मुझे हर तरह से जो अखबारें हैं, मीडिया है, मेरे साथ तावन नहीं करता। सही। ये बेहतर पे बयानात तो आते रहे, अखबारें रिपोर्ट भी करते हैं, हो सकता है ऐसा भी हो कुछ अखबारों ने उसको एग्जैजुरेट कर दिया। अच्छा, सिस्टम कैसे चलेगा? चले ये तो एक हद तक बयानात तो खैर बहुत सारे पॉलिटिशियन मुख्तलिफ मौक़ों पे देते हैं, लेकिन ये किस न्याय तक मामला जाएगा? फिर सुबह चलेगा कैसे? उसके साथ वफाक के साथ तो हर वक्त कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड है, फिर कैसे सुबह चलेगा? देखिए, सूबा तब चलता है जब उसके साथ मरकज़ पूरी तरह तावन करता है। मरकज़ की जब पॉलिसी ही उसके साथ तावन नहीं करना, तो फिर सूबे को मुश्किलात तो पेश आ रही हैं, और ये मुश्किलात सबके सामने हैं। इसी तरह से जिन जिन को फेवरेट है, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ कोई और उसका रवैया है, सिंध हुकूमत के साथ कुछ और रवैया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसको वो किसी तौर पर भी कामयाब नहीं देखना चाहे, ना उनसे तावन करने को तैयार है। देखिए, सीधी सी बात है, क्योंकि असल लीडर जो हैं पार्टी के वो तो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब की उसमें राय शामिल नहीं होगी और वो मैसेज इमरान खान साहब पर नहीं ले सकेंगे उनसे मिलने बगैर,
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए हुकूमत चलाना, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो खान साहब को पसंद ना हो। तो आखिर क्या मसला है कि उस जो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है उसको अपने पार्टी लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसी में आप देखिए ना कि कितनी बड़ी बदनीयती है इनकी। सही। अच्छा, 2 दिन पहले भी एक बड़ा दिलखराश वाक़या भी हुआ, कोई पंजाब पुलिस या कोई सिक्योरिटी जो एहलकार थे जो इमरान खान से जो मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, जिसमें उनकी बहनें भी शामिल थी, कुछ लीडर भी शामिल थे, तो उस वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? वो धरना भी दिया, फिर मुलाकात भी नहीं करवाई गई, फिर अब और कौन सा ऐसा रास्ता हो कि जो मुलाकात हो सके? बाहर तो सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। मैं उनकी सिस्टर्स जो कि किसी सियासी मकसद के लिए नहीं, उनसे ज़ाती तौर पर बतौर सिस्टर्स के मिलना चाहती हैं और उनका हक हासिल है उनकी इमीडिएट फैमिली को कि वो उनसे राब्ते में रहें, उनकी सेहत का पता करें, उनकी सेहत के लिए काम करें। उनको नहीं मिलने दिया जाता, बाकी तो किसी को सवाल ही पैदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मुझे कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले अली जफर साहब ने मेरे लिए टाइम लिया। अच्छा। और मुझे कहा कि आप आ जाएं, 2 बजे आपका टाइम है। मैं पहुंच गया रियाला 2 बजे। पहली दफ़ा मैंने देखा कि 1 किलोमीटर दूर ही उन्होंने गाड़ी रोक ली। अच्छा। और कहा इससे आगे नहीं जा सकते। पहले कम से कम हम गेट तक चले जाते थे, गेट के अंदर चले जाते थे, वहाँ बैठ जाते थे, बाकी उनकी मर्ज़ी थी। 1 घंटे 2 घंटे के बाद कह देते कि नहीं नहीं आपको नहीं हम मिलने देंगे। इस दफ़ा तो उन्होंने 1 किलोमीटर पहले रोक लिया। फिर मैंने कहा जी मैं पैदल चला जाता हूँ, 1 किलोमीटर में वॉक करके चला जाता हूँ, मुझे जाने दें। उन्होंने कोई थोड़ी सी फासले के बाद वो उनकी पुलिस वगैरह सब आ गई। उन्होंने कहा जी आप नहीं आगे जा सकते। फिर उनका जो भी था इंचार्ज, इंस्पेक्टर या इंचार्ज, उसने कहा जी आप गाड़ी में बैठे, अगर आपकी इजाज़त हो गई तो फिर आपको मिलने देंगे। लिहाजा मुझे उन्होंने कोई 2 घंटे गाड़ी में बिठाया रखा, अदालती हुक्म के बावजूद। अदालती हुक्म के बावजूद। तो ये हाल है। अब जो उनसे मिलना चाहते हैं उनको तो मिलने नहीं देते, अदालती हुक्म भी वो नहीं वहाँ पर चलता। तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि किस तरह से खान साहब अपने पॉलिटिकल साथियों के साथ, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ एक राब्ता कायम रख सकें। लेकिन ये डेडलॉक को कहीं ना कहीं तो ख़त्म होना है, कोई रास्ता निकलना है। क्या कोई पसे पर्दा या कोई ऐसे कोई मुज़ाकरात की रास्ता या कोई गिव एंड टेक, कोई ऐसी चीज़ कहीं हो रही है? देखिए बात ये, जो बात मैं कर रहा हूँ उसका कोई सियासी के हवाले से नहीं, बल्कि एक बुनियादी हकूक़ के हवाले से है। एक शख्स पॉलिटिकल प्रिजनर है, उसको अपने ना पार्टी वर्कर्स के साथ मिलने दिया जाता है, ना ही उसको अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। जहाँ तक उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि आप हुकूमत है या जो इस वक्त हुकूमतें हैं मरकज़ में या सूबे पंजाब में, उनसे जाके बात करें। ये तो एक हमारा आईनी हक है कि वो उनसे मुलाकात होनी चाहिए। उनका आईनी हक है कि उनके साथ राब्ते उनके रिश्तेदारों के और सियासी वर्कर्स के होने चाहिए। उसके लिए तो कोई किसी किस्म की पार्टी कंसेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक और मामलात हैं, जिस तरह जो गालिबन आप कहना चाहते हैं कि पार्टीज के दरमियान कुछ ना कुछ तो नेगोशिएशन, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलता है हमेशा। किसी भी डेडलॉक में कोई ब्रेक थ्रू तो होता है ना। डेडलॉक तो उन्होंने खुद पैदा किया है, जो कुव्वतें हैं, और जिन कुव्वतों के इशारे पर मरकज़ी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें काम करते हैं वो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं ये सूरत हाल पैदा करने में। वो हर तरह इमरान खान साहब को कॉर्नर कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर रहे हैं। एक मुसलसल जबर, जुल्म, ज़्यादती की एक दास्तान है पिछले 2.5 साल से। खान साहब की तरफ से कोई लचक आई हो उनके मौक़िफ़ में, या कोई थोड़ा बहुत कोई पॉलिटिकली अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने बैंड किया हो कि अपने मामलात को बेहतर किया जाए, कुछ उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आई हो? नहीं, मौक़िफ़ उनका बड़ा वाज़ेह और एक आइनी हैसियत रखता है। उनका यही कहना है कि ये जो हुकूमत बनाई गई है 8 फरवरी और 9 फरवरी की रात के दरमियान,
ये इलिजिटिमेट हुकूमत है, रिजल्ट्स तब्दील किए गए हैं, रात को रिजल्ट्स कुछ थे, सुबह कुछ और कर दिए। ये सारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की एक साजिश है कि जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरकज़ से और पंजाब हुकूमत से बाहर किया है। वरना एट द सेम टाइम सर केपी में भी तो गवर्नमेंट बनी है ना। हाँ, केपी में भी तो उसी इलेक्शन के जरिए जो है वो बनी है। बस फर्क इतना है कि केपी में हम वहाँ के लोग जो हैं और वहाँ के ऑफिशियल्स वो इतने पार्टिजन नहीं हो सके बसत कोशिश के भी, क्योंकि वहाँ की आवाम जो है इस मामले में बड़ी सख्त है। आवाम तो अगर यहाँ पे वोट अगर पंजाब में देने के लिए केपी में भी इक्वली निकली है तो मींस वहाँ पे फॉर्म 47 नहीं काम आया और यहाँ पे आ गया। देखिए वहाँ पर जो ऑफिशियल है, पुलिस भी है, उनके रवैये और है। उन्होंने फॉर्म 47 की जरूरत नहीं की, क्योंकि वहाँ पर जो उनके सोसाइटी है जो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, वो पंजाब से पंजाब के लोगों ने बड़े खुल के वोट दिया, सिंध में वोट दिए, लेकिन उस हद तक जाने वाले नहीं है। वो यहाँ पर दबाव ज़्यादा आ जाता है। कुछ ईमानदार इधर भी नहीं थे, पंजाब में भी ईमानदार कोई लोग नहीं थे यहाँ पे भी। देखिए हर की अपनी अपनी तारीख है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंजाब पर ज़्यादा गिरफ्त कर लेती है, इसीलिए तो पंजाब में रिजल्ट सारे बदल के रख दिए हैं। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी सारे गलत रिजल्ट दिए हैं। तो फ़र्क है। वहाँ के मैं ऑफिशियल्स को भी कहूँगा और वहाँ की आवाम को भी मैं कहूँगा कि वो बड़ी इस मामले में जो है बड़ा हौसले वाली है। सही। अच्छा खान साहब शुरू में से ही कहते हैं कि मैं मारूसी सियासत के खिलाफ हूँ। उन्होंने मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों हमें इल्म भी है कि किया कि जो फैमिली को जो है वो पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व किया जाए। हालिया एक आर्टिकल शाया इकोनॉमिस्ट में, तो उसमें खुल के बताएगी बातें कि कैसे बुशरा बेगम जो है वो इन्फ्लुएंस करती थी मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमती मामलात पे। इस पे क्या कहेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर तो गवर्नमेंट जो है वो फिर इन्फ्लुएंस थी बुशरा बीबी के? मैं ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा है। अब देखिए ना, ये पता नहीं किसने कोशिश कर कि वो इंटरनेशनल मैगजीन में बुलाया, उसको देखिए उछालने वाले। हाँ, वो मेल खबर लगा दी, जंग ने मेल खबर लगा दी और उन्हें उसको फैला रहे हैं। सर कानून में छपा तो है ना सर, ये तो बात है, छपा है। कुछ ना कुछ अगर 10% सदाकत होगी, 15%, 20%, 2%, कुछ ना कुछ अगर थोड़ा सा भी मान लिया जाए उसमें। देखिए उसकी क्या रेलेवेंस है आज की तारीख में। अगर देखिए ना, हर शख्स जो भी लीडर होता है उसका बीवी का कुछ तो इन्फ्लुएंस उस पर होता ही है। अमेरिका में प्रेसिडेंट्स देख लें, जो फर्स्ट लेडी होती है उसका किसी हद तक सियासी बेशक कितना, लेकिन हाउस बिजनेस में तो सारी ना, चले सियासी तक तो ठीक है, लेकिन हाउस बिजनेस में भी अगर हो इन्फ्लुएंस। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मनगढ़ंत भी बनाई हैं। मुझे यकीन है या तो उनका इंटरव्यू आ सके और इंटरव्यू में वो अपने वर्जन दे सकें, फिर तो हम कहेंगे चलिए बात ठीक है। जब वन साइडेड वर्जन आएगा और जिस खातून के बारे में वर्जन दे रहे हैं उसको ये मौका नहीं मिलेगा कि मैं रिबट कर सकूंगी ये बातें बिल्कुल बेमानी हैं, तो मैं समझता हूं कि उस खबर की कोई इतनी वैल्यू नहीं। लेकिन हम जनरली अज्यूम करते हैं कि जी यहाँ पे जो लोकल मीडिया है वो कंट्रोल्ड है या सेंसर्ड है, तो इकोनॉमिस्ट तो कुछ ना कुछ तो, अब जैसे पीटीआई के दोस्त भी पहले खुद कहते थे कि इकोनॉमिस्ट जो है वो, आपको पता है शहबाज शरीफ वाले जो न्यूज के ऊपर तो खुद कहते थे इकोनॉमिस्ट जो है वो बड़ा मुतबर इदारा है, तो अगर वहां पे चीज छपी हो कुछ ना कुछ तो रेलेवेंसी होगी कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन बेशतर जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो अफवाहों पर मबनी है। मेरे नज़दीक कोई इतनी जिम्मेदारी की यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने मिसाल नहीं कायम की, वरना इकोनॉमिस्ट एक बहुत रिस्पेक्टेड एक इंटरनेशनल मैगजीन। तो किसी ने चैलेंज नहीं किया उस अखबार की खबर को कि भाई ये गलत है, इसका ये कॉन्टेक्स्ट में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या झूठी खबर है? तो वहाँ पे बरतानिया में भी लोग मौजूद है जो पीटीआई को एक्टिवली सपोर्ट भी करते हैं, या यहाँ से कोई ऐसा बंदा जो उसको जवाब तो कम से कम दे, कि कोई लेटर लिख दे? नहीं जी, इसका पार्टी ने डिनायल किया, टोटल डिनायल आया है। और क्या करना है, इस बात को और क्यों उछाला जाए? मकसदी जिन लोगों ने ये छुपाया है उनका मकसद ही इसको उछाला जाए, इस पर कंट्रोवर्सी बिल्ड करे, वो कोई जवाब दे, कुछ हम जवाब दें। मैं समझता हूँ इसको इससे ज़्यादा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं।
सही। अच्छा ये बताइएगा कि ये अभी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट भी है, तो आपसे समझेंगे भी कि 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्या थी और इसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस ज़िमन में फिर कुछ जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है, इसके हवाले से थोड़ा सवाल कीजिए। देखिए ना, मैं 27वीं तरमीम को आइसोलेशन में नहीं देखता। ठीक। 26वीं तरमीम, हाँ जी, वो तो कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी है। दोनों तरमीम जो थी एक्चुअली एक बहुत खौफनाक हमला है पाकिस्तान की अदलिया पर, और इसमें ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो कि मैं नाजायज़ हुकूमत समझता हूँ, वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर अदलिया का खात्मा करना चाहती ताकि हमें को पूछने वाला ही ना हो। हम जो जी चाहे करप्शन करें, जुल्म करें, ज़्यादती करें, जो जी चाहे करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। आपके सामने है ना 26वीं तरमीम की कोई ज़रूरत थी, ना 27वीं तरमीम, तो उसको अपने आखिरी अंजाम तक पहुँचा दिए। यानी उसमें तो इन्होंने एक अंदर से सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिश की थी कि उसमें कुछ बेंच बनाए जो कि बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट से बाहर एग्जेक्टिव के लोग जो थे वो इसमें शामिल किए गए, लेकिन उनका साल भर का वो तजर्बा फेल हो गया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा हासिल कर नहीं सके। 3-4 केसेस का फैसला आया, ठीक है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आया और नाकाबिले कबूल वो फैसले थे, चाहे वो स्पेशल सीज के थे, मिलिट्री कोर्ट्स के थे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामला थे, लेकिन उसके अलावा वो ज़्यादा लोगों को तो रिलीफ नहीं दे सके और लोगों को वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो आखिरकार उन्होंने महसूस किया कि हम ऐसा करें कि सुप्रीम कोर्ट को बाहर से ही तोड़ दें, अंदर से तो हम तोड़ने में कामयाब कुछ हुए, कुछ नहीं हो सके। तो उन्होंने 2 मुतहारब सुप्रीम कोर्ट बना दी 27वीं तरमीम में। दुनिया के किसी हिस्से में सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग अलग नहीं होती, क्योंकि दुनिया में कोई मिसाल नहीं है इसकी, नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सबसे बड़ी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है। इंडिया को देख लें आप, बांग्लादेश देख लें आप, श्रीलंका देख लें आप, यूके देख लें आप, यूएसए देख लें। यूएसए में यूएस सुप्रीम कोर्ट तो है, कोई यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है नहीं, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन मुज़ाहिका क्या अगर बन भी गई, लाइक मिसाल के तौर पर ओवरलोड होने की वजह से या आईनी मामलात ज़्यादा होने की वजह से, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें बदनीयत ही है। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इररिलेवेंट किया जाए, कमज़ोर किया जाए, आईनी मामलात में उसको बाहर किया जाए, और एक अपने ख़ास किस्म के जो बहुत ही मतलब है कि नालायक किस्म के जज थे, नुमाने हुए कि ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर फैसले करते हैं, उनको इकट्ठा करके एक अलहदा कोर्ट बना दी जाए। तो ये एक बहुत मज़मूम कोशिश है। लेकिन सर वक्त हालात तो एक जैसे नहीं रहते, कल को यही आईनी अदालतों का फ़ायदा और भी लोग उठाएंगे, या और जो ऐसी चीज़ें या ऐसे फैसले और भी लोग कर सकते हैं। ये बात मैंने वार्न की थी। आप समझते हो कि इसको पास करके आपको कुछ मिलेगा, आप ही इसके विक्टिम होगे। जिन्होंने वोट डाले हैं इन्हीं पर ही आएगी, और आने वाले वक्त में हमारे नस्लों पर आएगी, क्योंकि जो चीज़ गलत काम की जाता है मुल्क में, आइन जो है अल्टीमेटली हम सबको इकट्ठा रखता है। अगर उस आइन का ही हम जो है वो खात्मा कर देंगे, तबाह व बर्बाद कर देंगे, तो फिर कौम को क्या मिला? कौम तो खसारे में ही जाएगी। हाँ, कुछ जर्नलों को शायद फ़ायदा हो जाए, वो एक, लेकिन 2 एक्सपीरियंस से अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर कर सकती है तरमीम, तो उतनी तो बनता है राइट। देखिए, राइट नहीं बनता, मैं कैसे बताता हूँ। एक तो ये आपको बताया कि फॉर्म 47 वाली नेशनल असेंबली है, इस किस्म की असेंबली को तो आम जो है लेजिस्लेशन उसके भी हक हासिल नहीं है, क्योंकि ये लेजिटिमेट नहीं है, लोगों के वोट से, लोगों के पब्लिक मैंडेट से नहीं बनी। और अगर आप आइन की अमेंडमेंट की बात करते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आम तौर पे जब कभी भी लाया जाता है, वो सारे पार्टीज़ के उनके एक तरह से जो है यूनानिमिटी से, उनके एग्रीमेंट से लाया जाता है। जैसे 1973 में जो आइन बनाया गया था, तो वो यूनानिमस आइन था, उसमें अपोजिशन भी सारी थी, उसमें अपोजिशन के लीडर भी थे, सारी पार्टी,
दूसरी एग्जांपल आपके सामने, उसके बाद तो फिर छेड़खानी जो है हमारे जो मिलिट्री डिक्टेटर करते रहे, चाहे बज़रिया 8वीं तरमीम 17वीं तरमीम, वो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद अगर कोई अच्छी अमेंडमेंट आई थी वो 18वीं तरमीम थी, जिसका पीपल पार्टी क्रेडिट लेती रही। और अब वो चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी में है तो इसलिए अपने जो किया कराया उसको भी सिफर कर दिया। तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज साथ थी। एक 27 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी जिसमें अपोजिशन की छोटी जमातें भी शामिल थीं, और उन्होंने मिलके 5-6 महीने डिलिब्रेट किया था। पब्लिक डिबेट हुई थी, उसमें बार एसोसिएशन भी, उसमें और भी जो पब्लिक बॉडीज़ हैं हिस्सा लेती रही। फिर जाके वो सब जब एक कंसेंसस पे पहुंची तो वो फिर 18वीं तरमीम बन के वो यूनानिमसली पास हो गई। आप जो है ज़बरदस्ती रात के अंधेरे में तरमीम लाते हैं जो पढ़ी भी नहीं होती, किसी ने पता ही नहीं होता, फाइनल ड्राफ्ट भी अवेलेबल नहीं होता। हाँ, तो वो सुबह एकदम पता चलता है कि ये आ गई और क्या अभी वोट भी डालो इसके ऊपर। तो ये तो एक अजीब किस्म की दुनिया में इससे बड़ा मज़ा खेज तरमीम कभी सुनी ना देखी गई। सही नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।